क्लास 7 हिंदी वर्कबुक चैप्टर 3 सच्चा हीरा कहानी। प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो पहला है, कुएं के चारों ओर बनी ऊंची भूमि को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं जगत। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है, देवताओं के गुरु कौन है? तो देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा, विद्या की देवी कौन है? तो विद्या की देवी सरस्वती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है चौथा, प्रकृति शब्द का अर्थ है? तो प्रकृति शब्द का अर्थ है स्वभाव। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा है, चारों औरतों के पीछे आने वाली महिला कैसी थी? तो वृद्धा, वो वृद्ध थी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है दूसरा क्वेश्चन के कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे कोष्टक में दे रखा है बृहस्पति, श्लोको, आश्चर्य, बेटो, नेड़, चाव और भीम। तो पहला है, पक्षी चहचहाते हुए अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। दूसरा है, बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। तीसरा है, लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। वह आधुनिक युग का भीम है। मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। आगे है तीसरा, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तो पहला है, पहली स्त्री ने अपने बेटे को लाखों में से एक कहा क्योंकि लोग उसके गीत बड़े चाव से सुनते थे। तो लोग उसके गीत बड़े चाव से सुनते थे। दूसरा है, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बताया क्योंकि आधुनिक युग का भीम क्यों बताया? तो उत्तर है ब कि वह बड़े बड़े बहादुरों को पछाड़ देता था। कि दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बताया क्योंकि वह बड़े बड़े बहादुरों को पछाड़ देता था। आगे है, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे को बृहस्पति का अवतार बताया क्योंकि वह जो कुछ पढ़ता था एकदम याद कर लेता था। ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित चौथा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो आपको एक एक वाक्य में इसका उत्तर देना है। पहला है, सूर्यास्त के समय गांव की कुछ स्त्रियां क्या करने चली गई या क्या करने चल पड़ी? तो सूर्यास्त के समय गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। दूसरा है, कुएं की जगत पर बैठी स्त्रियां किन के बारे में बातें करने लगी? तो कुएं की जगत पर बैठी स्त्रियां अपने अपने बेटों के बारे में बातें करने लगी। तीसरा है, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को क्या बताया? तो दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बताया। और तीसरी स्त्री का बेटा किसका अवतार था? तो तीसरी स्त्री का बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार था। आगे है, चौथी स्त्री का बेटा कैसा लग रहा था? तो चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। आगे है, क्या देखकर तीनों स्त्रियों को आश्चर्य हुआ? तो चौथी स्त्री के बेटे का अपनी मां के प्रति प्रेम और सेवा भाव देखकर तीनों स्त्रियों को आश्चर्य हुआ। वृद्ध महिला ने सच्चा हीरा किसे बताया? तो वृद्ध महिला ने चौथी स्त्री के बेटे को सच्चा हीरा बताया। आगे है, निम्नलिखित उक्ति कौन किससे कहता है? तो पहला है, यही सच्चा हीरा है। तो ये कौन और किससे कहता है? तो एक वृद्ध महिला चारों स्त्रियों से कहती है। दूसरा है, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। तो चौथी स्त्री का बेटा माँ से कहता है। तीसरा, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। तो पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। चौथा, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। तो तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। पांचवा कि देखो वो मेरा लाडला बेटा
आ रहा है तो दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। आगे है छठा प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला है कि पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की, उसने तारीफ की अपने बेटे की, तो किस तरह से की। तो पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है, उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है, लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। इस प्रकार पहली स्त्री ने अपने गायक बेटे की प्रशंसा की, उसकी तारीफ की, उसकी प्रशंसा की। दूसरा प्रश्न है कि दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा। तो दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता, वो बहुत ही शक्तिशाली है, बड़े बड़े बहादुरों को पछाड़ देता है, वो आधुनिक युग का भीम है। इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बल का बखान किया कि वो बलवान है, वह सबको बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ देता है और वो आधुनिक युग का भीम है। तीसरा प्रश्न, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा। तो तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है, वह कुछ पढ़ता है, वो जो कुछ भी पढ़ता है उसे एकदम याद कर लेता है, ऐसा लगता है मानो उसके कंठ से सरस्वती का निवास हो। इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। चौथा प्रश्न कि चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया। चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है, न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान है, मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं। इस प्रकार चौथी स्त्री ने अपने सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। आगे है पांचवा प्रश्न कि वृद्ध महिला की दृष्टि में पहली तीन स्त्रियों के बेटे सच्चे हीरे क्यों नहीं थे। तो पहली स्त्री का बेटा अच्छा गायक था, दूसरी स्त्री का बेटा शारीरिक बल में आधुनिक युग का भीम था, तीसरी स्त्री का बेटा विद्या बुद्धि में बृहस्पति का अवतार था। तीनों स्त्रियों के पुत्रों में अपनी कोई ना कोई विशेषता थी, परंतु उनमें वह गुण नहीं था जो तो चौथी स्त्री के पुत्र में था। उनकी माताएं सिर पर पानी से भरे घड़े रखकर घर लौट रही थी। तीनों पुत्रों ने अपनी अपनी माताओं को देखा पर उनको अनदेखा कर दिया और चौथी स्त्री के बेटे की तरफ मदद करने कोई नहीं आया, कि चौथी स्त्री के बेटे की तरह मदद करने कोई नहीं आया। उनमें शिष्टता और सेवा भाव जैसे मूल्यवान गुणों का अभाव था। आगे क्वेश्चन है छठा कि चौथी स्त्री का बेटा वास्तव में एक सच्चा हीरा था, तो कैसे। जो चौथी स्त्री का बेटा न गंधर्व सा गायक था, न भीम सा बलशाली और न बृहस्पति सा बुद्धिमान, बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का लड़का था। उसमें किसी तरह का अहंकार नहीं था, उसमें नम्रता और सेवा भाव था। तीनों बेटों ने सिर पर पानी के घड़े ले जा रही अपनी माताओं की उपेक्षा की, परंतु चौथे बेटे ने अपनी माँ के सिर से पानी का घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। इस प्रकार नम्रता, सेवा भाव और कर्तव्य निष्ठा के कारण चौथा बेटा वास्तव में सच्चा हीरा था। आगे है सातवां प्रश्न, अपने घर में आप अपने माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं। तो मैं माँ के कहने पर बाजार से चीजें खरीद लाता हूँ। इन चीजों में शाक सब्जी, दवाएं, फल तथा अन्य वस्तुएं होती हैं। घर की साफ सफाई में भी माँ की मदद करता हूँ। पिताजी के लिखे पत्र डाक खाने की पत्र पेटी में डाल आता हूँ। धोबी के यहाँ से कपड़े ले आता हूँ, उनके कहने के अनुसार खाने पीने की चीजें लाता हूँ। इस प्रकार घर में मैं अनेक कामों के अपने माता पिता की मदद करता हूँ। आगे है आठवां प्रश्न कि आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है, उसमें क्या खूबी होनी चाहिए कि वह सच्चा हीरा कहलाए। तो आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है, उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है, लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतरता तो वह व्यर्थ है।
कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता। अपने ज्ञान और गुण को कर्म में उतार कर उन्हें सफल बनाया जा सकता है। इस प्रकार कर्म करके, बड़ों की सेवा और जरूरतमंदों की मदद करके ही आदमी सच्चा हीरा बन सकता है। आगे हैं मुहावरे हैं। 7वां प्रश्न कि निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है चल पड़ना। चल पड़ना यानी आगे बढ़ना। वाक्य कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंचने की राह पर चल पड़ा। दूसरा है इधर उधर की बातें करना यानी गप्पे लगाना, व्यर्थ की बातचीत करना। वाक्य है इधर उधर की बातें करते हुए तीनों मित्र घर लौट आए। तीसरा है लाखों में एक होना यानी विशिष्ट होना। गांधी जी जैसा नेता लाखों में एक होता है। चौथा है मन होना यानी इच्छा होना। दादाजी का मन रसगुल्ले खाने का हो गया। मन होना यानी इच्छा होना। आगे है 5वां प्रशंसा करना यानी तारीफ करना। तो वाक्य मैं मिनी को आईपीएस ऑफिसर बनाता देख उसकी तारीफ करना चाहता था यानी प्रशंसा करना। छठा है बराबरी करना यानी मुकाबला करना। हमारे गांव के पहलवान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। आगे पछाड़ देना। पछाड़ देना यानी हरा देना या गिरा देना। वाक्य दुबले पतले युवक ने कुश्ती में पहलवान को पछाड़ दिया। 8वां है कंठ में सरस्वती का निवास होना। कंठ में सरस्वती का निवास होना कि पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होना। पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होना। वाक्य कि लड़की इतनी होशियार है जैसे उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। आगे है गोद का हीरा। गोद का हीरा प्यारा बेटा। वाक्य वह होनहार लड़का सचमुच अपनी माँ की गोद का हीरा था। 10वां है गदगद स्वर में कहना यानी अत्यंत आनंदित होकर कहना, बहुत ही खुश होना। माँ ने गदगद स्वर में कहा कि उसका बेटा लाखों में एक है। सच्चा हीरा होना यानी अच्छा आदमी होना। भारत माता का हर सपूत सच्चा हीरा है। आगे है निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए और उचित शीर्षक दीजिए। आपको एक कहानी लिखनी है। यहाँ पे दे रखा है कि राजा का बीमार पड़ना, वेद की असफलता, किसी अनुभवी बूढ़े की सलाह, किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनो, राजा का कुर्ता खोजने जाना, मेहनती किसान को देखना, सुख का राज समझना सीख। ये सब के अनुसार आपको कहानी लिखनी है। तो यहाँ पे सुख का रहस्य अथवा बीमारी का इलाज। चंद्रपुर इलाके के राजा कुंवर सिंह जी बड़े भाग्यवान थे। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर भी एक बार वे बीमार पड़ गए। कई वैद्यों ने उनका इलाज किया लेकिन कुंवर जी को कोई फायदा नहीं हुआ। राजा की बीमारी बढ़ती गई। सारे नगर में 28-43 बातें फैल गई। मतलब अनसुनी कुछ कहा बातें फैल गई। तब तक अनुभवी बूढ़े ने राजा के पास आकर कहा, महाराज आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनिए, अवश्य स्वस्थ। उस किसान का कुर्ता मांगने के लिए जो ही मतलब किसान है वही सुखी हो सकता है। तो कुर्ता मांगने के लिए जो ही उन्होंने उसके शरीर की ओर देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि सिर्फ किसान तो सिर्फ धोती पहनते हुए हैं, उसकी सारी देह पसीने से तर है। तुरंत राजा समझ गया कि कठिन श्रम करने के कारण ये किसान सुखी है। राजा ने आराम चैन छोड़कर परिश्रम का संकल्प किया। थोड़े ही दिनों में राजा की बीमारी दूर हो गई। तो सीख क्या मिली? सीख मिली कि श्रम से ही स्वास्थ्य प्राप्त होता है और सच्चा सुख मिलता है। परिश्रम करेंगे तो सच्चा सुख मिलेगा। आगे है 9वां प्रश्न कि निम्नलिखित वाक्यों में वर्तमान काल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। वर्तमान काल में क्या हो रहा है वो पहला है मैंने उसे फूल दिया। तो दिया तो ये क्या है वर्तमान। मैं बाजार जाता हूँ तो जाता हूँ वो भी वर्तमान में है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं तो वो भी वर्तमान में है। चूहे उछल कूद कर रहे थे यानी कर रहे थे का हो गया कर रहे थे।
तो भूतकाल हो गया। वह विद्यालय जा रहा है, तो ये वर्तमान हो गया कि वो जा रहा है। हम प्रयाग जाएंगे, तो जाएंगे अभी पता नहीं है, जाएंगे तो वो नहीं होगा। आगे है, निम्नलिखित वाक्यों में भूतकाल की जानकारी देने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। भूतकाल के शब्द के लिए रेखांकित करने हैं। पहला है मैंने फल दिए, दिए में भूतकाल है। पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, तो वो भी भूतकाल है, अभी पढ़ रहे हैं फिलहाल। गांधीनगर गुजरात में है। ये चित्र सबको आपको कल दूंगा। यहाँ अक्सर सूखा पड़ता है। हम पहले सूरत में रहते थे, भूतकाल हो गया। और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। आगे है 11वां प्रश्न कि निम्नलिखित वाक्य में भविष्य काल की जानकारी देने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। अब यहाँ पे भविष्य के लिए बोलना है कि माली बाग में से फल चुनेगा, फूल चुनेगा, चुनेगा तो भविष्य काल हो गया कि चुनेगा। हम हिंदी सीखते हैं, तो ये तो वर्तमान हो गया कि सीख रहे हैं, सीखते हैं। ट्विंकल कल कहानी की किताब लाएगी, लाएगी तो भविष्य हो गया। मैं शिक्षक बनूंगा, तो बनूंगा भी भविष्य काल हो गया। कोमल 6ठी कक्षा की छात्रा थी। अनिल कल पतंग उड़ाएगा, उड़ाएगा ये क्या है, भविष्य काल है। मैं बस में जा रहा था तो ये भविष्य नहीं है। आगे है 12वां कि निम्नलिखित वाक्यों में से जिस काल का पता चलता हो उसके सामने उस काल का नाम लिखिए। जैसे रोशनी ने कहानी सुनाई तो वो भूतकाल है। हम परसों घूमने जाएंगे, परसों जाएंगे तो वो भविष्य काल हो गया। पिताजी के जूते खो गए तो भूतकाल। मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ, तो वो वर्तमान काल में अभी जा रहा है इसलिए। अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है, तो वो भी वर्तमान काल। मैं किताबें खरीदूंगी तो भविष्य काल। बेटी पढ़ लिख कर दुनिया घूमेगी, तो वो भी भविष्य काल। आगे है हरी रहीम से बातें कर रहा था, तो वो भी भूतकाल। मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, तो भूतकाल। आगे है निम्नलिखित क्रियाओं से उदाहरण के अनुसार वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल का एक एक वाक्य बनाइए। जैसे उदाहरण है खेलना, तो वर्तमान में क्या होगा कि मैं खेलता हूँ। भूतकाल में क्या होगा, मैं खेलता था। और भविष्य काल में मैं खेलूंगा। इस तरह से आपको वाक्य बनाने, एक एक वाक्य बनाने। यहाँ पर लिखा है, पहला है पढ़ना, तो वर्तमान काल में लिखना है मैं पढ़ता हूँ। वर्तमान में मैं पढ़ता हूँ, भूतकाल में मैं पढ़ता था और भविष्य काल में मैं पढ़ूंगा। दूसरा उड़ेलना, मैं उड़ता हूँ, मैं उड़ेलता था और मैं उड़ेलूंगा। तीसरा है बटोरना किसी चीज को, तो मैं बटोरता हूँ, मैं बटोरता था और मैं बटोरूंगा। आगे है चौथा लिखना। चौथे में लिखना है तो मैं लिखता हूँ, मैं लिखता था और मैं लिखूंगा। आगे है सहलाना है यहाँ पे कि मैं सहलाता हूँ, मैं सहलाता था, मैं सहलाऊंगा। आगे है सराहना यानी मैं सहराता हूँ, मैं सहराता था और मैं सहराऊंगा। इस तरह से आपको करना है। यहाँ पे लिखना, मैं लिखूंगा तो यहाँ पे आएगा मैं लिखूंगा, और मैं सहलाऊंगा तो यहाँ पे आएगा मैं सहलाऊंगा।